नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। हाजिर हैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के। हम लोगों ने अभी तक पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भाग 4 जो है वो डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। 2 पार्ट में वो पूरा वीडियो हुआ था, प्लेलिस्ट में गिवन है। अगर आपने किसी ने नहीं देखा है उसे तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसके 2 भाग हैं, फर्स्ट पार्ट में हाफ डिस्कस्ड है और सेकंड पार्ट में भी हाफ डिस्कस्ड है। आप उसे देखिए, ना समझ में आए कुछ भी डाउट कन्फ्यूज़न लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल टेक केयर ऑफ़ इट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आप लोग को अगर कोई दिक्कत होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको सब समझ में आ जाता है ना, अगर आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, बट अगर डाउट्स हैं तो बिना किसी परेशानी के आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई माई सेल्फ बेस्ट कि मैं उनको रिस्पॉन्ड करूं। चलिए, आज एक नया पार्ट है एंड दैट इज़ पार्ट 4A। आपको देख के लग रहा होगा कि पार्ट 4A में कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए जो है इट इज़ अमेंडेड ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके हम लोगों ने इसे ऐड किया है। मतलब ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। एट द टाइम जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अपनाए हैं 26 नवंबर, ठीक है, 1949, तो 26 नवंबर 1949 को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा है तो उस समय ये भाग उसमें नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो मौलिक कर्तव्य थे वो मूल संविधान में नहीं था, वो दैट वाज एडेड लेटर। मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ, देन आई विल गो टू पीडीएफ और इसमें पॉइंट जो भी डिस्कस्ड हैं हम उन पे बात करेंगे। व्हाट हैपेंड कि जैसे मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं और ये अगेंस्ट द स्टेट प्राप्त हैं। अगर स्टेट जो है वो कुछ चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता है, तो मौलिक अधिकार नहीं देता है, तो जो नागरिक हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं और उनसे क्लेम कर सकते हैं कि स्टेट इज़ नॉट गिविंग ना। तो इट इज़ द राइट ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। तो ये अधिकार किसका है? जनता का है। और किसके खिलाफ है? स्टेट के खिलाफ है। तो ड्यूरिंग द रीन ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तो सी थॉट कि इफ़ देर इज़ फंडामेंटल राइट फॉर द इंडियन पर्सनस या पीपल, फॉर इंडियंस, सो वाई नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास अधिकार हैं तो आपके पास कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी डिबेटेबल कॉन्सेप्ट कि लोग कहते हैं कि अपनी बात हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐड कर दिया, राइट। सो पॉलिटिकल डिबेट तो बहुत सारी हैं, बट इट वाज एडेड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1976। आप सारे लोग जान रहे हैं 1976 इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज़ 42nd। सो व्हाट हैपेंड व्हेन कांग्रेस गवर्नमेंट थॉट कि फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इस बात के लिए एक कमेटी बनाई गई और उन्हीं के जो मिनिस्टर थे उनका नाम स्वर्ण सिंह था। सरदार स्वर्ण सिंह को दिया गया कि आप रिकमेंड करिए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी, दैट इज़ कॉल्ड स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने इस पर खोजबीन की, जांच पड़ताल किया, देखा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एंड ही सबमिटेड द रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट को स्वर्ण कमेटी की रिपोर्ट कही गई। स्वर्ण कमेटी की रिपोर्ट में इस बात से सहमति जताई गई कि हाँ, जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो होनी चाहिए संविधान में। उन्होंने दूसरी बात कही कि कम से कम 8 होनी चाहिए। मतलब जब भी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो उसमें उनकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए, 18 नंबर। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करने के लिए अलग से पार्ट संविधान में होना चाहिए, राइट। जितने संविधान में पार्ट हैं, आप मुझे बताइए कि मूल संविधान में कितने पार्ट थे, तो उसमें एक नया पार्ट ऐड होना चाहिए, अलग से पार्ट और अलग से अनुच्छेद के अंदर कम से कम 8 मौलिक कर्तव्य दिए जाने चाहिए। ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश किया। स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश ये भी किया था कि इन्हें जस्टिसिएबल रखना चाहिए। जस्टिसिएबल का मतलब मैं कह दूं कि ऐसे कि अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए, पनिटिव होना चाहिए, अगर मान लीजिए वो उसका पालन नहीं करता है।
तो इतनी रिकमेंडेशन थी, कम से कम 8 पनेटिव होना चाहिए, अलग से पार्ट होना चाहिए ना, ये सारे रिकमेंडेशन थे स्वर्ण सिंह कमेटी के। बट व्हाट हैपेंड कि जो लास्ट रिकमेंडेशन था कि इसे दंडात्मक रखा जाना चाहिए अगर इसको लोग फॉलो ना करें, तो इसे मान्य नहीं किया गया। हालांकि बाद में इसके लिए एक कमेटी भी बनेगी, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एक कमेटी फिर से बनी जिसमें कुछ प्रावधानों को दंडात्मक भी उसके लिए अलग से प्रोविज़न कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गए। मैं थोड़ी सी और बात बता देता हूँ कि जब इंदिरा गांधी ने इसे अडॉप्ट किया और इसे बनाया, तो जो रिकमेंडेशन थी 8 कम से कम मौलिक कर्तव्यों की, उसे सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य दिए। तो इनिशियली 1976 में जब ऐड हुआ तो 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, एंड लेटर ऑन 2002 में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, एक नया मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया एंड दैट इज़ 11th। तो इस समय हमारे पास कितने कुल मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, दे आर 11 इन नंबर। इनिशियली प्रोवाइडेड कितने थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, दैट इज़ 10। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे थे, इट वाज रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कौन थे, ही वाज अ कैबिनेट मेंबर ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, राइट। तो ये सब कुछ बेसिक बातें थी जो आपको जाननी थी। नाउ वी कम टू सम मोर बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो, एंड आई प्रॉमिस बच्चों, नो एनी क्वेश्चन विल बी लेफ्ट आउट इफ़ यू read this lecture and you go to solve the questions. I try myself कि you will be happy when you will solve the questions, you will get each and everything. So let's start. मैंने आपसे कहा कि उसी के लिए क्या हुआ, अलग से भाग बनाया गया। तो हमारे पास भाग 4 तो था ही, पार्ट 4 तो था ही, हमने पार्ट 4 में एक नया सेक्शन ऐड किया, पार्ट 4 का ए। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो पार्ट 4 में नहीं है, पार्ट 4 के ए में है। इसलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है पार्ट 4 का ए। आर्टिकल कौन सा, अब पार्ट 4 में कहाँ तक आर्टिकल था, आप याद करिए 36 to 51 था, लास्ट आर्टिकल कौन सा था, 51 था। तो 51 में भी एक नया पार्ट ऐड कर दिया गया, 51 का ए। एंड आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये केवल एक ऐसा आर्टिकल है, ऐसा भाग है संविधान का जिसमें केवल एक ही आर्टिकल है, और वो आर्टिकल कौन सा है, 51 का ए। तो 51 का ए जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत पार्ट 4 के ए में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। अब ये कब ऐड हुआ, मैंने आपसे बता दिया था, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ऐड हुआ, 1976 में ऐड हुआ। कौन सा संविधान संशोधन है, इट इज़ 42nd। उसके बाद सेकंड जो बात आपको याद रखनी है, इसमें कुल कितने रिकमेंडेशन थे, 8 के रिकमेंडेशन थे, लेकिन इंक्लूड कितना किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, 10 इंक्लूड की गई थी। हालांकि कमेटी ने सिफारिश किया था कि 8 होनी चाहिए कम से कम, राइट, लेकिन दी कितनी गई, 10 दी गई। ये फंडामेंटल ड्यूटी आपसे पूछा जाता है कहाँ से लिया गया, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से सोर्स किया गया है। सो इट इज़ बोरोड फ्रॉम USSR, मतलब रशा आप कह सकते हैं तब का, ठीक है, यूनाइटेड सोवियत संघ रिपब्लिक, ऑल दैट, ऐसे ही कुछ कहते हैं इसको, USSR। सो नेक्स्ट वन, 4th में देखा जाए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर ऐड कर दी गई थी कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए फंडामेंटल के बारे में कुछ और बातें। मैंने आपसे कहा 11वां फंडामेंटल ऐड हुआ था कब, 2002 में। और 2002 में क्या हुआ था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं कई बार अपने लेक्चर्स में 1-2 दिन के अंदर ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें क्या कहा गया, जो 11th वाला फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ा था, जिसके अंतर्गत राइट टू एजुकेशन ये जुड़ा, आपको याद हो आर्टिकल 21 का ए भी इसी से ऐड हुआ था। तो वो तो फंडामेंटल राइट में ऐड हुआ था ना, फंडामेंटल ड्यूटी में जो ऐड हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत क्या कहा गया कि जितने भी पेरेंट्स और गार्जियन हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करवाई जाए ना। बच्चों का अधिकार है, लेकिन माता पिता का ये क्या है, दायित्व है। तो इसलिए 11th फंडामेंटल राइट 2002 में ऐड हुआ, और इसीलिए ये जो चीज़ है ना, इट इज़ अ मोरल ऑब्लिगेशन, ध्यान रखिएगा, मोरली ऑब्लाइज्ड है, इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल। ये जस्टिसिएबल नहीं है कि मान लीजिए कोई पेरेंट्स नहीं करता है तो वो क्या कहते हैं, उसके खिलाफ कोई केस हो जाएगा, सरकार कोई केस कर देगी ना, ऐसा नहीं है। इट इज़ मोरली ऑब्लिगेशन, ऐसा कहा गया है कि ये आपकी ड्यूटी है। मैंने आपसे कहा था कि ड्यूटीज़ जो हैं वो जस्टिसिएबल नहीं है, हालांकि कुछ चीज़ों के लिए प्रावधान है जो भी मैं लास्ट में बताऊँगा, लेकिन इट इज़ अ मोरल ऑब्लिगेशन कि पेरेंट्स शुड डू दिस ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ सजेशन एंड ड्यूटी
जैसे ड्यूटी तो आपके बहुत सारे होते हैं, यू फॉलो आइदर यू फॉलो और नॉट ना, समटाइम्स अगर उसके लिए कोई दंडात्मक प्रावधान है तो यू विल बी पनिश्ड अगर नहीं करते हो, बट इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हो जा करके कि भाई आई वॉज नॉट प्रोवाइडेड एजुकेशन बाय माई पेरेंट्स एंड फॉर दिस रीज़न एक FIR होना चाहिए, एक केस होना चाहिए, ही शुड बी इन जेल, मतलब दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो जस्टिसएबल नहीं है ये, ठीक है। और ये हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू सिटीजन्स ओनली, इंडियन सिटीजन्स ओनली, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू इंडियन एंड फॉरेनर बोथ। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न घुमा फिरा के पूछते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ केवल किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए है, नॉट एलियंस, मतलब जो विदेशी होंगे उनके लिए नहीं होगा, केवल भारत वालों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है। चलिए, उसके बाद ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 नहीं, ए से लेकर के के तक देखेंगे तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं और मैं फिर तरीका भी एक बताऊंगा, अगर आपको वो ठीक लगे तो आप उसे अडॉप्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया गया है ए कि कहा गया अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपका जो संविधान है उसको आप उसका पालन करेंगे, जो भी चीज़ें लिखी हैं आप उसको फॉलो करेंगे। आप क्या करेंगे, आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, जो भी हमारे देश में संस्थाएं हैं उनका आप रिस्पेक्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करेंगे। तो जो आपका राष्ट्रगान है, जो आपका राष्ट्रगीत है, राइट, उनका आप इज्जत करेंगे, संविधान की बातों का पालन करेंगे। ये एक ही बात करता है। बी में कहा गया है कि टू चेरिश द फेलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आज़ादी के समय जितने भी लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता में योगदान दिया, उनके जितने भी आइडियल्स हैं ना, उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे। अब ये डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है कि मुझे अगर मान लीजिए भगत सिंह पसंद है, आपको बिस्मिल्लाह खान पसंद है, किसी को गांधी जी का आइडियल्स पसंद है, ठीक है, बट वी शुड चेरिश ईच एंड एवरीवन। अब दैट इज़ पार्टिकुलर कि भाई अगर मुझे कोई एक पसंद है तो मैं उसी को प्रमोट करूँगा या चेरिश करूँगा, राइट। तो इट इज़ डिबेटेबल, ये डिबेटेबल है, बट ये कहा गया है कि हाँ, जो भी योगदान था उनकी प्रशंसा की जाएगी और उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाएगा। सी में कहा गया कि हम अपने कंट्री का सॉवरनिटी, यूनिटी और एकता, अखंडता और संप्रभुता बना करके रखेंगे, ठीक है। डी में कहा गया है कि डिफेंड आवर कंट्री, और कहा गया अपने देश की रक्षा करेंगे। और आगे ये भी कहा गया है कि अगर कभी हमारे देश को हमारे सर्विस की आवश्यकता पड़ती है, नेशनल सर्विस की आवश्यकता पड़ती है, तो वी विल नॉट डिनाई इट, हम इसको डिनाई नहीं करेंगे। एंड जब भी हमें बुलाया जाएगा, व्हेन वी आर कॉल्ड अपॉन, जब भी हमें बुलाया जाएगा तो हम इसके लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ई में कहा जाता है कि हम आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे। दिया गया द प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है। तो हम भाईचारे की भावना को पूरे भारत में जितने भी लोग हैं सबके आपस में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू प्रमोट दी ब्रदरहुड। इसके साथ साथ जो एफ है, दैट इज़ सेड कि क्या कहते हैं, अब ये देखिए ब्रदरहुड का मतलब इक्वलिटी, आप देख सकते हैं इक्वलिटी, अब चाहे वो रिलीजन हो, लिंग्विस्टिक हो ना, डिग्निटी हो, विमेन का इक्वलिटी हो, तो दिस इज़ ऑल ई हैज़ बीन मेंशन्ड इन। और ई के बाद एफ जो है बात करता है कि जो हेरिटेज है, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, जो प्राचीन इमारतें हैं, हाँ, उनको सबका उनका संरक्षण करेंगे। ये भी हमारी ड्यूटी है, आप उन्हें बर्बाद नहीं करेंगे ना। पता चल रहा है आप गए किसी एंशियन बिल्डिंग में घूमने और वहाँ से कुछ उठा ले आए, कोई ईंटी आपको ठीक लगी निकाल ले आए ना, दिस इज़ नॉट गुड। सो व्हाट इज़ सेड कि यू नीड टू प्रिजर्व दी हेरिटेज, राइट, उसको आप करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। एंड जी कहता है कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करेंगे, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, आप उसकी सुरक्षा भी करेंगे एंड यू विल ऑल्सो ट्राई टू प्रमोट इट, ठीक है। और क्या करेंगे, जैसे अब इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें, फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है ना, आप इनको सुरक्षित करेंगे और इनकी सुरक्षा करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे। एच में कहा गया है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो हम कोशिश करेंगे जागरूकता ले आएंगे ना, वी विल बी मोर लॉजिकल, हम कोशिश करेंगे कि बहुत अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, जिससे हम चीज़ों को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें, अच्छे से समझ सकें। जे कहता है
आई कहता है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि दंगा हुआ पब्लिक प्रॉपर्टी को जला दीजिए। नाउ अ डेज इट इज़ वेरी पॉपुलर कि कुछ भी होता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी को जला दिया जाता है। दो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट डिसीजंस एंड स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कोप अप विद, लेकिन फिर भी ये इट इज़ लाइक बैड थिंग कि प्रॉपर्टी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है आप उसको कैसे बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो आवर ड्यूटी नॉट टू डिस्ट्रक्ट इट, आप उसे डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, और ये जो हिंसा है इससे बचेंगे। जे कहा गया है, जे के अंतर्गत मतलब 10th जो है, एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर, मतलब स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर, जितने भी स्थान है, जो इसका सिंपल मैं कहूँ कि जो जिस काम में लगा हुआ है उस काम में परफेक्ट हो, इस एक्सीलेंस पाने की कोशिश करे। अब इससे क्या होगा, आप सोच रहे होंगे, इफ़ एवरीबडी लाइक आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग वेल, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर स्टडिंग वेल, देयर इज़ अ डॉक्टर एंड इज ट्रीटिंग द पेशेंट वेल, right, and there is an engineer, he is constructing the things very well. If there is a politician and he is running the country and all the administration which he has got in power, so if he is doing, if each and everyone is being very perfect in his own work, then the country will develop. तो इसीलिए कहा गया है कि एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर, जो जिस काम में लगा है उसमें अच्छा करने की कोशिश करें। एंड दिस इज़ आवर ड्यूटी। ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए और टीचर हो गए देन यू विल नॉट रीड, द मोर यू रीड द मोर यू टीच द पीपल। तो इसलिए इम्प्रूवमेंट के चांसेस हमेशा बने रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड आर्टिकल, दिस इज़ कॉल्ड इन जे। के अंतर्गत मैंने अभी आपको बता ही दिया, एजुकेशन 6 to 14 स्टूडेंट के लिए पेरेंट्स का ये जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने आपसे डिस्कस किए। आपको सारे याद नहीं रहेंगे, बट अगर आप कई बार इसको पढ़ते रहें तो डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे। बहुत अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है देन इट इज़ मेंशन कि किस जगह पे क्या मेंशन है, नहीं तो नॉर्मली पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। तो अगर आप 2-4 बार पढ़ के गए हैं तो आपके दिमाग में रह जाएगा कि हाँ ये है और ये नहीं है। फिर भी एक ट्रिक बनाई गई है, मतलब कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें याद कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। जैसे कहा गया है, ए का मतलब है कि अबाइड करना। तो सबसे पहला वाला देखिए दिया गया, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करेंगे, नेशनल एंथम को, नेशनल सॉन्ग को ना उनकी इज्जत करेंगे। तो ए फॉर अबाइड, ए फॉर एंथम भी देख सकते हैं, तो ए वाला आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। वैसे जैसे बी है तो बी के लिए देखिए दिया गया बापूजी, बापूजी मतलब गांधी जी। तो गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे, नोबल आइडियाज़, तो आप सेकंड में भी देख सकते हैं कि जो भी आइडियल्स हैं, गांधी जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह है ना, जो भी हमारे आइडियल्स रहे, उनके जो आइडियल्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना है। तो बी का मतलब बापूजी से याद कर सकते हैं एंड दैट इज़ गांधी जी, ठीक है। सी के अंतर्गत दिया है सेंटर, यूनिटी, सोवरेनिटी। तो सेंटर का काम क्या है, सेंटर क्या करता है, चीज़ों को यूनिफाइड करता है, ठीक है, सब के लिए सुरक्षा। उसका सेंटर का मेन काम क्या होता है, यूनिटी बनाए रखना, सोवरेनिटी बनाए रखना। तो सेंटर, सी फॉर सेंटर आप याद कर सकते हैं। डी के लिए डिफेंस दिया गया है, ठीक है, तो डिफेंस करना है किसको, अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, जब भी ज़रूरत पड़े उसके लिए सर्विस के लिए तैयार रहना है ना। तो डी के अंतर्गत ये दिया गया है। ई के लिए इक्वलिटी, मैंने कहा कि ब्रदरहुड बनाएंगे, विमेन के साथ बराबर बिहेव करेंगे, तो ई के अंतर्गत ये ड्यूटी दी गई है। एफ का मतलब फोर्ट्स, फोर्ट्स का मतलब किला, किला का मतलब है इमारत, तो हमें प्रिजर्व करना है हेरिटेज को। इसी तरीके से जी का फॉर ग्रीन, ग्रीन का मतलब इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो लेक्स हैं ना, उनकी रक्षा करनी है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। एच फॉर हाईटेक एंड ह्यूमन क्या कहते हैं, ह्यूमनिज़म, ह्यूमनिज़म एंड हाईटेक। हाईटेक मतलब समझा आपने कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, ठीक है, लॉजिकल बनेंगे, तर्क वितर्क कि हम चीज़ों को समझ पाएँ अच्छे से। तो इसलिए एच फॉर हाईटेक आप समझ सकते हैं। आई का मतलब मैं अगर थोड़ा सा देखूँ तो एक मुहावरा यहाँ पे दिया गया है, आई यहाँ पे ई समझिए, तो आई फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो इसका मतलब ये कहा गया कि आप, किसी ने आपका एक आँख ख़राब किया तो आपने उसकी एक आँख ख़राब करी, तो आपने कहा बदला पूरा हुआ, तो ये तो वायलेंस क्रिएट करेगा ना। इस तरीके से तो सारे के सारे लोग ब्लाइंड हो जाएंगे, पूरा वर्ल्ड ब्लाइंड हो जाएगा। तो हिंसा नहीं फैलाना है, इसका मतलब है आई फॉर आई विल ब्लाइंड एवरीवन एंड दिस इज़ नॉट गुड। तो इसलिए आई का मतलब किससे है, आई का मतलब है वायलेंस नहीं करना है, प्रॉपर्टी नहीं ख़राब करनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट। तो जे का मतलब दिया है, दिस इज़ मिस इंटरप्रेट, जे का 2 स्पेलिंग दिया है, जीनियस आप जी वाला याद रखिए। तो जे फॉर ऐसे थोड़ा समझिएगा, जीनियस, और जीनियस का मतलब है हर एक फील्ड में आप जीनियस बनिए, ठीक है, आप अच्छा काम करिए, जिसका जो दायित्व है वो उसको अच्छे से निर्वाह करें। सो दिस इज़
कॉल्ड कि इसे आप जीनियस कह सकते हैं। के अंतर्गत नॉलेज एजुकेशन, मैंने आपको कहा लास्ट वाला है, 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है, आपको शायद ये बातें समझ में आई होंगी अभी तक। ठीक है, अगर इसमें देखिए, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिपीटेटिव स्टडी। ऑलवेज रिमेंबर कि देयर इज़ नथिंग विच यू लर्न वन टाइम एंड इट इज़ इन योर माइंड ऑल द टाइम्स। ऐसा कभी नहीं होता है। यू आर जस्ट अ पर्सन हु कैन मेक इट योर हैबिट। एंड हाउ हैबिट इज़ फॉर्म्ड व्हेन यू रिपीट इट। तो जब जितना ज़्यादा बार आप गो थ्रू करेंगे उतनी ज़्यादा बार ये फैक्ट्स मन में रह जाते हैं। सो दिस इज़ योर ड्यूटी। बॉल इज़ इन योर लैप। आप उसे कितने बढ़िया से खेलते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो डिसीजन इज यूज़। चलिए थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं तो कहा गया कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन ऐसा चांसेस है कि आगे चल के उनको मेंशन किया जा सकता है। जैसे राइट टू वोट, मतलब ड्यूटी टू वोट। अभी ये मेंशन नहीं है, राइट, बट मे बी मेंशन। आप मुझे बताइए राइट टू वोट किस प्रकार का अधिकार है इस समय? राइट टू वोट किस प्रकार का अधिकार है? आप मुझे एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए कि राइट टू वोट का जो इस समय एज है वो क्या है, और पहले क्या थी? किस संविधान संशोधन द्वारा एज को कम किया गया या ज़्यादा किया गया? जो भी हो आप उसे सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ड्यूटी टू वोट ऐड किया जा सकता है, एडेड नहीं है, ठीक है ना। ड्यूटी टू पे टैक्स, राइट, टैक्स पे करना भी ड्यूटी के अंतर्गत मेंशन नहीं है, ठीक है। रेसिस्ट इनजस्टिस, अन्याय के विरोध में, ठीक, अन्याय का विरोध करना। तो इसलिए ये फैमिली प्लानिंग, जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक समस्या है, ठीक है, द वे इट इज़ इंक्रीजिंग, तो उसके लिए भी अभी इस पे बात भी हो रहा है पॉपुलेशन रजिस्टर का, जो भी ऑल दैट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग का भी ड्यूटी जो है वो ऐड किया जा सकता है। तो मे बी एडेड, इट इज़ नॉट एडेड, बट मे बी इन फर्दर दिस कैन बी एडेड इनटू इट। तो इस तरीके से ये बातें क्लियर हो गई। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए एक अलग से कमेटी बनी। आप याद करिए, मैंने कहा था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था इसको पेनल्टी भी रखी है, अगर कोई फॉलो ना करे तो उसको दंड भी दीजिए, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। फिर एक वर्मा कमेटी बनी। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है वर्मा कमेटी इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स दे देगा, फंडामेंटल ड्यूटी दे देगा, सिटीजनशिप दे देगा ना। तो ये जो वर्मा कमेटी है ये फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ी हुई है। वर्मा कमेटी जो है 1998 में, मतलब 2 साल बाद फॉर्म की गई। 76 में ऐड हुआ था ड्यूटी, 1998 में जो है फॉर्म की गई थी। इसका मेन काम था ये देखना कि क्या कहते हैं, कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिसके लिए लीगलाइजेशन होना चाहिए क्या, कि मतलब उसके लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए। तो इन्होंने कुछ मौलिक अधिकारों के लिए लीगलाइजेशन दिया। उन्होंने कहा हाँ इसके लिए एक्ट होने चाहिए, एंड इफ़ पीपल आर नॉट फॉलोइंग दिस सो दे शुड बी पनिश्ड और दे शुड बी वार्नड अगेंस्ट इट, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, जैसे कि द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट। अगर आप अपने झंडे का सम्मान नहीं करते, नेशनल एंथम का सम्मान नहीं करते, देन 1970 एक्ट के इस एक्ट के द्वारा, क्या 71 के, आपको क्या किया जा सकता है? यू कैन बी पनिश्ड, राइट। तो इस तरीके के भी प्रोविज़न दिए गए हैं। यू कैन गो टू द नेट एंड यू कैन आस्क, यू कैन सर्च इट आउट, बट वर्मा कमिटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी, दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड। अग्री? आई होप सारी बातें आपने पढ़ ली एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन लेफ्ट आउट ऑफ इट। तो अगर कुछ बनता है, कुछ भी डाउट है, तो आप मेरे से ज़रूर बात कर लीजिएगा, बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं जाता है, आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बड़ा अफसोस करते हैं, करें कि ना करें ना। इफ़ देयर इज़ लाइक एनी व्यू, अगर मान लो कि आपको ठीक नहीं लगता है, देन यू कैन ऑल्सो डिसलाइक इट, बट गिव द रीज़न। डिसलाइक इट एंड गिव द रीज़न कि व्हाट इज़ बैड इन इट, व्हाट द इम्प्रूवमेंट शुड बी डन। तो मैं आपसे यही नहीं कहता कि आप वीडियो को लाइक करिए, आप डिसलाइक भी करिए इफ़ यू डोंट लाइक इट, एंड ऑल्सो टेल द इम्प्रूवमेंट प्लीज़। ऐसा नहीं कि डिसलाइक कर दो और बिना बात बताए भाग जाओ। तो डिसलाइक करो, बट गिव द रीज़न सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट, एंड आई प्रॉमिस, ठीक है, आई विल नॉट टेक इट नेगेटिव, राइट। तो दिस वे वी कैन इम्प्रूव इट, एंड वी आर प्लानिंग फॉर मोर लेक्चर्स, मोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो वी विल बी हियर जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही हैं, एंड वी कैन प्रोवाइड योर प्लेटफॉर्म, एंड आई प्रॉमिस दिस प्लेटफॉर्म विल बी वेरी यूजफुल।
Thank you very much for this lecture and also for watching. We'll meet once again in the next lecture. ठीक है, if it is profitable, so do share with your friends, like it, comment it, and if you have not subscribed the channel, so please subscribe कर लीजिएगा. Thank you very much.